जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फट जाता है। दरअसल इजराइल ने जिस तरीके से फ़लस्तीन पर जुल्म ज़्यादती की, अब इजराइल के पाप का घड़ा ऐसा लगता है वो भर चुका है और उसको सेटबैक पर सेटबैक मिल रहा है। पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो रही है, लेकिन इजराइल किसी की मानता नहीं, किसी कानून को, किसी ह्यूमन राइट्स को वो बिल्कुल कंसीडर नहीं करता, बल्कि जो मनमानी करनी होती है वो करता है। और अब ये मनमानी उसको भारी पड़ने लगी है, क्योंकि बरतानिया जिसने इजराइल को कायम किया था, इजराइल का मुल्क बनाया था, वही मुल्क फ़लस्तीन के साथ पूरी तरीके से खड़ा हो गया है। आज बरतानिया फ़लस्तीन को देश के तौर पर, मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। ये है सबसे बड़ी खबर। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पूरी खबर पर बात करेंगे, आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आप समझ सकें कि इजराइल ने क्या किया और उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ, और इजराइल आखिर आगे क्या करने वाला है, और अरब देश आखिर क्या कर रहे हैं। दुनिया में फ़लस्तीन को लेकर, फ़लस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को लेकर आखिर क्या चल रहा है। इजराइल का क़याम 1948 में हुआ था, और उस वक्त जब एक जंग हुई तो फ़लस्तीनियों को मार कर भगा दिया गया। 15,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए, 7 लाख से ज़्यादा डिस्प्लेस हो गए, यानी कि वो रिफ्यूजी बन गए। उनको अपनी ज़मीनों से, अपनी जगह से उनको भगा दिया गया। यही वजह है कि फ़लस्तीनी हमेशा इस पूरे मामले को जो 1948 में हुआ था उसको नकबा कहते हैं। नकबा यानी कि डकैती, अरबी का लफ्ज़ है और इसको डकैती कहा जाता है। अब हो यह रहा है कि बरतानिया के जो प्रधानमंत्री हैं, बरतानिया जो है, उसने इजराइल से कहा था कि इजराइल को सीज़ फायर करना चाहिए और इलाके में शांति की तरफ कदम उठाना चाहिए, और 20 सितंबर तक पूरी जंग को, जो कुछ फ़लस्तीन के साथ इजराइल कर रहा है, उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन टाइमलाइन ख़त्म हो गई। इजराइल तो करने ये लगा कि उसने ज़मीन पर अपने फ़ौजी उतार दिए, एक दूसरी जंग छेड़ दी और ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये कहने लगा हम तो गाज़ा को अपने अंदर मिला लेंगे, वेस्ट बैंक को अपने अंदर मिला लेंगे, और उत्तरी गाज़ा के अंदर हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई का नाम लेकर उसने बमबारी करनी शुरू कर दी। कल ही उसने 28 लोगों की जान ली। 28 लोगों पर जो है उसने हमला किया था, 10 जगहों पर हमला किया, जिसमें 28 फ़लस्तीनियों की जान चली गई, और रोज़ जान जा रही है। ये 65,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब तक जो है हलाक हो चुके हैं, भुखमरी से मर रहे हैं। खाना पानी सब कुछ इजराइल पर निर्भर करता है कि वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा। जो ट्रकों से ट्रक लदे हुए हैं, जो एड लेकर पहुँचे हैं, चाहे वो रफ़ा की तरफ के बॉर्डर पर हो, जहाँ से मिस्र का बॉर्डर मिलता है, और गाज़ा में वहाँ से जो एड है वो जा सकती है, खाने पीने का सामान जा सकता है, दवाइयाँ जा सकती हैं। 300-400 से ज़्यादा ट्रक वहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं। 10-15 ट्रकों को बुलाया जाता है और उसके बाद सिर्फ उनको भेजा जाता है, बाकी सबको वापस भेज दिया जाता है। तो इजराइल के कहना चाहिए कि जो पाप हैं उनका घड़ा जो है अब पूरी तरीके से भर चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात से बिलबिलाए हुए हैं कि बरतानिया वो मुल्क जिसने इजराइल को बनाया था, उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ था। बिल्फोर डिक्लेरेशन ये किया गया था और इसमें बरतानिया शामिल था। वही मुल्क, उसके प्रधानमंत्री कीर स्टारम कह रहे हैं कि हम आज फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कल यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग से पहले ये तमाम काम होने जा रहे हैं। इससे पहले फ्रांस, कनाडा ने ये बात कही। और लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ रिकॉग्नाइज करना काफ़ी है, बल्कि इससे भी आगे कदम उठाना जो है वो ज़रूरी है। और ये बात अब ह्यूमन राइट्स के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ रिकॉग्नाइज करना काफ़ी नहीं है, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि आखिर ये नौबत क्यों आई और किस तरीके से इजराइल जो है अब तक मनमानी करता रहा।
ठीक है, फ़लस्तीन और इज़राइल में हमेशा से एक दूसरे को दुश्मन मुल्क मानते हैं, वहाँ पर जो एक दूसरे से टकराव है वो चलता रहता है, लेकिन क्या इतने हज़ारों फ़लस्तीनियों को की जान ली जा सकती है, और वो भी आम लोगों को? क्या अस्पतालों पर हमला किया जा सकता है? तो बरतानिया का दिल पिघल चुका है। आज जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है मिडिल ईस्ट को लेकर वो यही है कि बरतानिया फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करने जा रहा है। फ्रांस ने भी ये बात कही है और कनाडा ने भी ये बात कही है, और अब 193 जो मुल्क यूनाइटेड नेशन में है उनमें से 147वां मुल्क जो है वो बरतानिया आज बनने जा रहा है। अब देखें कि किस तरीके से अरब देश क्या कर रहे हैं। भाई, जो कुछ इज़राइल ने फ़लस्तीन के साथ किया सो किया, हमास के साथ उसका टकराव हुआ तो सो हुआ, बहुत सारे फ़लस्तीनियों की जान गई तो गई, लेकिन जब अब हमला दोहा पर हुआ उसके बाद तमाम जो देश हैं 50 से ज़्यादा 52 देश एक साथ मिलकर बैठे और तमाम तरह की बातें की। उसके बाद पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने एक नेटो टाइप का समझौता कर लिया और सीधे तौर पर इजराइल को ये कहा कि पाकिस्तान का एटम बम हमारे पास है, हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश मत करना। तो इजराइल को सेटबैक बहुत बड़ा लगा है कि क्योंकि अगर सऊदी अरब पर हमला करना चाहता है, और जो ग्रेटर इजराइल का एक नक्शा है उसमें तो सऊदी अरब का हिस्सा भी आता है, तमाम देशों के हिस्से आते हैं जो आस पड़ोस के तमाम मुल्क हैं, तो इजराइल के लिए बड़ा सेटबैक है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका जो दोहा को कह रहा था कि हम आपके साथ हैं, आप सीज़ फायर कराइए और हमारे साथ बातचीत कराइए, हम आपकी सॉवरेनिटी को मानते हैं, लेकिन अमेरिका ने ही दोहा का धोखा दिया था। 10 मिनट पहले बताया कि इजराइल आप पर हमला करने जा रहा है, और इतना कम वक्त मिला, रिस्पॉन्स करने का टाइम नहीं मिला कि हमले हो गए, धमाके हो गए, 6 हमास लीडर मारे गए, और उनके बारे में IDF जो इजरायली फ़ौज है उसने कहा कि ये तमाम लोग 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में शामिल थे। और साथ ही साथ एक बात और भी कही जो अमेरिका के लिए ये भी आईना है, या सिर्फ कहना चाहिए कि ज़बानी बात है, क्योंकि दोनों मिलकर ही ये काम करते हैं कि हम अमेरिका से पूछकर हमला नहीं करते, हम अमेरिका जो चाहता है वो नहीं करते, बल्कि हमने जानबूझकर हमला किया। और इस पूरी घटना से क्या हुआ? इस पूरी घटना से जो सीज़ फायर के लिए बातचीत थी वो बंद हो गई, और अमेरिका कह रहा है सीज़ फायर के लिए दोहा जो है कोशिश करे, लेकिन जो कुछ अमेरिका ने किया उसका क्या? और यही धोखा जो सऊदी अरब को समझ में आया, उसने अमेरिका के प्रोटेक्शन के साथ साथ अब पाकिस्तान से ट्रेनिंग का जो खुफिया सूचनाएं हैं, खुफिया इत्तलात हैं, उनको लेकर, और एटम बम से लेकर और तमाम जो चीज़ें हैं, फ़ौज है, उन सब को लेकर एक ऐसा मुआहदा किया है जिसके तहत अगर एक मुल्क पर हमला किया गया तो दूसरे मुल्क पर भी हमला माना जाएगा, और दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। जाहिर सी बात है इसको लेकर भारत में भी चिंता है, भारत में भी तशवीश है कि आखिर क्या होगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अगर सऊदी अरब का रियाल खड़ा होता है, जाहिर सी बात है रियाल मिलते रहते हैं, और इसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत होंगे, और जो पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर, मालियाती तौर पर जो दिक्कतें रहती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस उसकी ख़राब रहती है, वो सऊदी अरब से पैसा हासिल करने की कोशिश करेगा, और करता रहा है, और पैसा मिलता रहा है। तो इसका असर जो है भारत के साथ हिंदुस्तान की जो सरहदें हैं उन पर पड़ सकता है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर सकता है, ISI को काम पर लगा सकता है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, और लेकिन ये बात नज़र में रखनी चाहिए, सऊदी अरब ने कभी भी कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का उस तरीके से साथ नहीं दिया, और ख़ासतौर से दहशतगर्दी के मामले में सऊदी अरब कभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहा है, और हिंदुस्तान के भी बहुत करीब ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया, और तमाम अरब देशों ने दिया है। तो कुल मिलाकर आज इजराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। एक पॉलिटिकल महाज पर UN में उसके ख़िलाफ़ पहले ही तमाम तरह का माहौल बन चुका है, अब सिर्फ अमेरिका के सहारे है। अमेरिका को इजराइल की ज़रूरत है कि इजराइल को एक थ्रेड बनाकर अरब मुल्कों के बीच रखे, ताकि अब उसके हथियार बिक सकें। लेकिन अब ये पासा पलट रहा है, अरब मुल्क अमेरिका से हथियार ख़रीदने की जगह पाकिस्तान जैसे मुल्क से समझौता कर रहे हैं, उससे मुआहदा कर रहे हैं, रूस से और चीन से हथियार ख़रीद रहे हैं। कुल मिलाकर इजराइल को बहुत बड़ा सेटबैक ज़रूर लगा है, लेकिन इजराइल क्योंकि एक बहुत ही
जालिम जाबिर किस्म का मुल्क है और मनमानी करता है, किसी की नहीं मानता। अब बरतानिया इस बात पर कितना नाराज़ होगा कि हमने ही तुम्हें बनाया और हमारी बिल्ली हमें मियाओ। तो आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि क्या फ़लस्तीन को इससे कोई फ़ायदा होगा कि जिस तरीके से ब्रिटेन, इंग्लैंड जो है, बरतानिया है, वो रिकॉग्नाइज़ कर रहा है आज फ़लस्तीन को, और कल यूएन में फ़लस्तीन के मसले पर एक पूरी जो है चर्चा जो है देखने में आएगी। बहरहाल ये बड़ा कदम जो है ब्रिटेन की तरफ से उठाया गया है, इसका क्या असर होगा, अमेरिका को क्या करना चाहिए और इजराइल को क्या आपको नहीं लगता कि अब मान जाना चाहिए कि बहुत हो गया, बदला बहुत हो गया, होस्टेजेस जो भी हैं उनको बातचीत करके हमास से छुड़ा लेना चाहिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।